गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नीरज जैन आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th के लिए, और क्लास 11th के जो बच्चे हैं जो हमसे नए जुड़े हैं उनको पता होगा कि मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है यानी कि जिसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं, उस रसायन विज्ञान सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमने कल अपने लास्ट वीडियो के अंदर, यानी कि जो हमने वीडियोस अब तक बनाए हैं उन वीडियोस के अंदर हमने आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज दी थी। मैंने आपके लिए बहुत ही छोटी छोटी सी बातें मैंने आपको बताई थी वहाँ पर, और जिसे आप पढ़कर भी आए हैं अपनी पिछली क्लासों में, यानी कि 9th और 10th के अंदर। मैंने उसी को थोड़ा सा आपके लिए वापस रिपीट किया था। अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने उसको और भी थोड़ा सा और अच्छा करने की कोशिश की आपके लिए, इससे कि आप अपनी पुरानी नॉलेज को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ और नई नॉलेज को उससे जोड़ पाएँ। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो तक हमने परमाणु के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि किसी भी तत्व को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, और प्रदर्शित करने के लिए किसी तत्व को किस रूप में व्यवस्थित किया जाता है। साथ में उसमें हमने बात की कि परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या कैसे ज्ञात की जाती है, परमाणु क्रमांक कैसे ज्ञात किया जाता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। इन सब की हमने छोटी छोटी जानकारियां प्राप्त की थी। अब मैं बात करता हूँ उसके थोड़े से आगे की ओर कि अब हम आगे और क्या बात करेंगे। हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया था जहां मैंने आपसे कहा था कि उसका नाम था समस्थानिक यानी कि आइसोटॉप। मैं इसी क्रम को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाता हूं। कल हमने बात की थी आइसोटॉप को लेकर। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नंबर दो पढ़ेंगे, समभारिक। नंबर 2 पढ़ेंगे हम क्या? समभारिक, जिसका नाम है आइसोबार, यानी उसे इंग्लिश में कहते हैं हम क्या? आइसोबार। स्टूडेंट्स, याद रखें कि जो हम इंग्लिश साथ में लिख रहे हैं उसका बड़ा महत्व है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब हम 11th-12th स्टैंडर्ड में आते हैं पढ़ाई के लिए तो हमें इंग्लिश का भी नॉलेज थोड़ा सा होना चाहिए, क्योंकि ये इंग्लिश हमारे बड़े काम आती है। क्योंकि ऐसे समय पर कई बार ऐसा होता है कि आपको ये इंग्लिश शब्द ही हिंदी में लिखकर दे दिया जाता है। जैसे आपको लिखा हुआ मिल जाए वहाँ समभारिक की जगह केवल आइसोबार, तो हम बड़े चक्कर में पड़ जाते हैं कि हम इसका किस तरह से नाम लिखें, किस तरह से इसको समझ पाएँ। इसलिए मैं साथ में आपको इंग्लिश भी लिखता जा रहा हूँ, तो इसको आप जरूर नोट करते हुए जाएँ साथ में, और अपने नोटबुक के अंदर इन्हें साथ में जरूर लिखें। अब बात कर देखिए इसके अंदर समभारिक की। तो कल हमने बात की समस्थानिक को, मैं रिपीट कर रहा हूं उसे। समस्थानिक का मतलब था बे परमाणु, यानी कि एक ही तत्व के बे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो समान था लेकिन परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न थी, उसे हमें नाम दिया था समस्थानिक। आज बात कर रहे हैं हम समभारिक की। समभारिक क्या होता है? देखिए, समभारिक की बात हम कर रहे हैं तो लगभग उसी क्रम को, मैं उसी परिभाषा को थोड़ा जोड़ते हुए चलता हूं यहाँ पर। उसको बोलते हैं हम एक ही तत्व, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु, भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है। बहुत ही सामान्य सी बात है कि जब परमाणु क्रमांक भिन्न है इसका मतलब तत्व भी भिन्न है। परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है लेकिन उनका परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या समान पाई जाती है। द्रव्यमान संख्या में उनमें कोई भी अंतर देखने को यहां पर नहीं मिलता। मैं उसकी परिभाषा एक बार यहां लिखता हूं। भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक
तो भिन्न होता है। लेकिन द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार, दोनों ही शब्द इसे बोल सकते हैं आप, परमाणु भार समान होता है। समान होता है उसे हम क्या नाम देते हैं? समभारिक, उसको हम नाम देते हैं। और समभारिक का अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पर लिखूँ, उदाहरण यहाँ पर लिखूँ, तो देखिए समभारिक यानी कि जो हमारा एग्जांपल है समभारिक के लिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं आपसे बात करूँ ये तीन चीज़ों की, कैल्शियम, पोटेशियम और आर्गन, यानी कि 20, 19, 18, अगर मैं इसको इस क्रम में लिखूँ थोड़ा सा बदल कर, ऐसे भी आप इसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा रहेगा उसके लिए, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। स्टूडेंट्स आपको इनके परमाणु क्रमांक याद होंगे। मैंने कल कहा था कि लगभग आपको 30 तक के परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बड़े उपयोगी होते हैं, बड़े काम के होते हैं। तो देखिए इसका परमाणु क्रमांक होता है 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। हमारी बात देखिए बिल्कुल सही साबित हो रही है यहाँ पर, जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है, दिख रहा है आपको अलग अलग 18, 19 और 20, यानी कि तीनों के परमाणु क्रमांक क्या हैं? बिल्कुल अलग अलग हैं। तो हमने कहा भिन्न भिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक तो भिन्न होता है। परमाणु क्रमांक भिन्न हो गया, लेकिन बात की हमने द्रव्यमान संख्या की यानी कि परमाणु भार की, तो हम कहें इसे, इसके लिए भी 40, इसके लिए भी 40 और इसके लिए भी ये 40 ही होता है। स्टूडेंट्स अगर आपको मैं बात करूँ, कई स्टूडेंट्स की बात आएगी सर पोटेशियम का तो 39 होता है परमाणु क्रमांक, लेकिन बेटा हम बात कर रहे हैं अलग अलग परमाणु की, यानी कि ये भी क्या है? एक समस्थानिक है पोटेशियम का, जिसका परमाणु भार 40 है और परमाणु क्रमांक 19 है। तो उस अवस्था में यहाँ इन तीनों को देखा जाए तो तीनों का परमाणु भार आपको समान दिख रहा है, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या है? भिन्न है। इसका मतलब इसे क्या कहेंगे आप? समभारिक कहेंगे। इसी का नाम क्या है? समभारिक ही है। अब बात करते हैं नंबर 3, अगले की बात करूं मैं आपको यहाँ से, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा सा देखते समय लिखने का मौका मिले। तीसरा नंबर आता है हमारा आइसो न्यूट्रॉनिक, या इसे ही हम कहते हैं सम न्यूट्रॉनिक। अब देखिए आइसो न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक का मतलब क्या है? आइसो न्यूट्रॉनिक या सम न्यूट्रॉनिक सीधा सा मतलब है कि वे प्रजातियां या वे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या पाई जाएगी? समान पाई जाएगी। ध्यान रखिए यहाँ हमें परमाणु क्रमांक से कोई मतलब नहीं है, यहाँ हमें द्रव्यमान संख्या से कोई मतलब नहीं है, यहाँ प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन संख्या से मतलब नहीं है। यहाँ केवल क्या देखना है आपको? न्यूट्रॉनों की संख्या की। न्यूट्रॉनों की संख्या कैसी होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ आपके लिए, वे प्रजातियां जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान पाई जाती है, क्या कहलाते हैं? सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर लिखते हैं। देखें 6C14 7N50। अब कुछ बच्चों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि सर जब कल आपने बताया था कि कार्बन का परमाणु भार तो 14 होता है, लेकिन यहाँ मैंने 15 लिखा है
ऐसा क्या कारण है? तो आपको याद होगा कि ये कार्बन का क्या है, एक समस्थानिक है, उसी प्रकार ये भी नाइट्रोजन का एक समस्थानिक है। हम अगर इसे देखें, हम कह सकते हैं इसके लिए, अब मैं यहाँ पर प्रोटॉन की संख्या देखूँ तो यहाँ 6 है और यहाँ 7 है। यहाँ देखा जाए आपका परमाणु भार A, तो यहाँ आपको दिख रहा है 14 और यहाँ दिख रहा है 15। अगर यहाँ देखा जाए n का मान, तो n का मान आप देख पा रहे हैं 14 माइनस 6 यानी कि 8 और 15 माइनस 7 यानी कि 8। तो जिस बात के लिए हम कह रहे थे यहाँ पर कि आपको क्या चीज़ देखनी है, कि आपको न्यूट्रॉन की संख्या देखनी है कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसी पाई जानी चाहिए, समान पाई जानी चाहिए। अगर न्यूट्रॉन की संख्या समान है उसे क्या कहेंगे आप, सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, सम न्यूट्रॉनिक नाम देंगे। अगर बात करें उसके दूसरे उदाहरण की, तो दूसरे उदाहरण की बात कर सकते हैं। इसमें मैं अगर इसके साथ एक उदाहरण और जोड़ना चाहूँ तो मैं ऑक्सीजन को शामिल कर सकता हूँ। देखिए ऑक्सीजन 8 और 16 यहाँ पर शामिल कर दिया जाए तो ऑक्सीजन भी समान मात्रा देखने को मिलती है, 8, 16 और 8, यानी कि मैं आपको यहाँ इस तरह से इसे कह सकता हूँ कि ये भी सम न्यूट्रॉनिक की श्रेणी में आ जाएगा। उसी प्रकार बात की जाए तो देखिए बात करते हैं आप सिलिकॉन की, बात करते हैं सिलिकॉन की, फास्फोरस की और सल्फर की। सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर, यानी कि अगर इनके देखा जाए तो इन्हें बोलते हैं आप 14, 15, 16। इनके परमाणु क्रमांक क्या है, 14, 15 और 16। अगर देखा जाए इनके परमाणु भार की बात तो देखिए ये है 30, ये है 31 और ये है 32। अब इन तीनों के देखिए वही प्रोटॉन परमाणु भार और n की संख्या हम ज्ञात करें तो मैं सीधे यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको। देखिए मैं सीधे बता रहा हूँ n का मान क्या होगा, 30 में से आप 14 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16, 31 में से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा 16 और 32 में से 16 को माइनस करेंगे तो भी कितना आएगा 16 ही आएगा। यानी कि स्टूडेंट्स आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे हुई है, समान प्राप्त हुई है। और आपको याद होगा मैंने फर्स्ट जो वीडियो पढ़ रहे थे और उसके अंदर मैंने बताया था कि आपको न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे ज्ञात करनी है। आपसे मैंने बताया था कि जब भी आपको परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दे दिया जाए, परमाणु क्रमांक का मतलब सीधा सा है कि वो प्रोटॉनों की संख्या दे दी जाए तो आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आप परमाणु भार में से प्रोटॉनों की संख्या को घटा दीजिए तो प्राप्त हो जाएगी आपको न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रकार से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से प्राप्त हो जाती है। देखिए स्टूडेंट्स आपको ये बात समझ में आई होगी समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक यानी कि आइसो न्यूट्रॉनिक की। मैं बात करता हूँ अब अगले पॉइंट की, मुझे इसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। आप इसे नोट कर चुके होंगे। मैं लिख रहा हूं अगला टॉपिक आपके लिए नंबर 4। देखिए हमने 3 पढ़ लिए हैं, हमने समस्थानिक पढ़ लिए हैं, हमने संभारिक पढ़ लिए हैं और हमने सम न्यूट्रॉनिक पढ़ लिया है। नंबर 4 अब आपके सामने आ रहा है जिसे कहते हैं हम सम इलेक्ट्रॉनिक। इसे कहा जाता है क्या, सम इलेक्ट्रॉनिक, या मैं इसे लिख सकता हूँ यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉन से हम बोल सकते हैं, बहुत ही सामान्य सी बात। जिस प्रकार से हमने बात की थी सम न्यूट्रॉनिक की, उसी प्रकार बात करेंगे हम सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक और सम न्यूट्रॉनिक का यहाँ पर क्या अंतर है। देखिए बात हम कर रहे हैं सम इलेक्ट्रॉनिक की। सम इलेक्ट्रॉनिक का अंतर क्या आपको देखने को मिलेगा, तो सम इलेक्ट्रॉनिक आप किसे कहेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक आप कहेंगे बे प्रजातियां। मैं लिखता हूं यहां पर इसकी परिवार साथ में, बे प्रजातियां, बे प्रजातियां जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान पाई जाती है।
देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था कि जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या समान पाई जाएगी उसे कहेंगे सम न्यूट्रॉनिक, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान पाई जाएगी उसे क्या कहेंगे आप, सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। यानी इसमें हमें केवल क्या देखना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखनी है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उसे आप कहेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक। और ये जो प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां उदासीन भी हो सकती हैं, धनावेशित भी हो सकती हैं, ऋणावेशित भी हो सकती हैं। इनके लिए ऐसा नहीं है कि आप कह दें कि ये धनावेशित होंगी या ऋणावेशित होंगी, ऐसा नहीं है। ये धनावेशित भी हो सकती हैं, ये ऋणावेशित भी हो सकती हैं। इसका मतलब है कि इन प्रजातियों के अंदर भिन्न प्रकार के आयनों को भी शामिल कर लिया जाता है। मैं इसके कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर लिखता हूँ, आपको ये बात अच्छे समझ में आएगी। देखिए सबसे पहले हम बात करें नियोन की। नियोन आप लोगों ने बेटा पढ़ा है कि नियोन हमारे 10वें नंबर का तत्व होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है 10, जो कि एक अक्रिय गैस है, यानी कि उदासीन ये परमाणु होता है। और इसका अगर परमाणु क्रमांक 10 है तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि किसी भी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या हमेशा कैसी होती है, समान होती है। तो यहाँ प्रोटॉन 10 है तो यहाँ इलेक्ट्रॉन भी कैसे होंगे, 10 ही होंगे। तो मैं आपसे यहाँ मैंने मध्य का एक लिखा है, उसके अनुसार इसे बात करूँगा। तो यहाँ मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 10 है। अब मैं इससे कम और ज़्यादा वाले परमाणुओं को यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए मैं बात करूँ पहले आगे की। हमने कहा 11 नंबर पर आता है सोडियम, 12 नंबर पर आता है मैग्नीशियम और 13 नंबर पर आता है एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 11, परमाणु क्रमांक 12, परमाणु क्रमांक 13। बिल्कुल ठीक। अब मैं इससे पहले वाले लिखता हूँ। फ्लोरीन जो आता है 9 नंबर पर, ऑक्सीजन जो आता है 8 नंबर पर, नाइट्रोजन जो आता है 7 नंबर पर। तो मैंने परमाणु क्रमांक 7 से लेकर परमाणु क्रमांक 13 तक के तत्वों को यहाँ पर लिखा है। अब बात समझने की आ रही है कि ये सभी आपको उदासीन दिख रहे हैं। अगर ये सभी उदासीन हैं तो उस अवस्था में आप समझ पाते हैं कि इन सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन संख्या समान होगी। इस आधार पर अगर मैं कहूँ तो इसमें 7 प्रोटॉन होंगे और 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन और 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन होंगे। फिर ये सब इलेक्ट्रॉनिक कैसे हैं? मैंने अभी आपसे बात कही थी कि हमने कहा कि धनावेशित प्रजातियां और ऋणावेशित प्रजातियां यानी कि धनायन ऋणायन भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। मैं यहाँ पर इसे लिख रहा हूँ। मैंने कहा सोडियम पर पाया जाता है +1 आवेश, मैग्नीशियम पर मिलता है +2 आवेश और एल्यूमिनियम पर मिलता है +3 आवेश। इसी प्रकार बात की जाए फ्लोरीन पर तो मिलता है -1, ऑक्सीजन पर -2 और नाइट्रोजन में मिलता है -3 आवेश। आपको स्टूडेंट्स याद होगा बेटा कि जब आप लोगों ने 9वीं 10वीं क्लास में इनके बारे में पढ़ा था तो आपको बताया गया था कि जो आवेश होता है वो इनकी संयोजकताएं होती, यानी कि ये अपने अष्टक को पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, यानी कि बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उनके आधार पर। तो उन्हीं के आधार पर मैंने यहाँ इन्हें लिखा है। जो ग्रहण करते हैं वो ऋणायन बनाते हैं और जो त्याग करते हैं वो धनायन का निर्माण करते हैं। अब इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं आपसे कहूँ कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ आप देखें, मैं एक बार दिखता हूँ। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे आप यहाँ पर ज्ञात करेंगे? तो इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का बेहद आसान सा तरीका आपको मैंने पहले बताया था कि जब किसी आवेशित प्रजाति में आप इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करते हैं तो आप प्रोटॉनों की संख्या में ऋणायन को जोड़ देते हैं और धनायन को घटा देते हैं। तो जहाँ पर ऋणायन है वहाँ पर ऋणावेश को आप जोड़ दीजिए और जहाँ धनायन है वहाँ आप धनावेश को घटा दीजिए। तो देखिए बात करते हैं। तो इसमें 7 प्रोटॉन हैं और 3 इस पर आवेश है, तो 7 और 3 टोटल कितना हो गया? 10। टोटल कितना हो गया स्टूडेंट्स? यहाँ पर 10। इसी प्रकार यहाँ प्रोटॉन 8 हैं और आवेश इस पर 2 है, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10। इसी प्रकार फ्लोरीन की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 9 है, यानी कि प्रोटॉन 9 है, 9 + 1 यानी कि इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 ही होंगे। अब तो ये तो बात हमने की किसकी? केवल ऋणायन की। बात करें धनायन की। धनायन में क्या होना चाहिए?
परमाणु क्रमांक यानी कि प्रोटॉनों की संख्या में से धनावेश को घटाना है। तो 11 माइनस 1 कितना हो गया 10, 12 माइनस 2 फिर से कितना हुआ 10, 13 माइनस 3 फिर से कितना हो गया 10। यानी कि आप कह पा रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 ही है, इसीलिए क्या कहलाएंगे ये सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। इन्हें क्या कहेंगे आप सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया, मैं एक उदाहरण और देता हूं इसके लिए आपको। दूसरा उदाहरण मैं यहां लिखता हूं जो इसी से जुड़ा हुआ है आपके लिए। जैसे मैं आपके लिए यहां लिखना चाहूँ इसे कि मैं कैसे से लिखूंगा, मैं 10 इलेक्ट्रॉन वाला कोई और भी चीज शामिल आपके सामने करूं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर CH4 एक लिखता हूं आपके सामने यहां पर NH4+। इन दोनों उदाहरणों से आपको मैं यह समझाता हूं इसके लिए कि किस प्रकार से इसमें हो सकता है, और अगर साथ में लिखना चाहें तो आप इसे भी लिख सकते हैं H2O। क्या इनमें इलेक्ट्रॉन संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कल इसके बारे में आपको बताया था कि आप कैसे इसे ज्ञात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपने कहा था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 6 होता है। अगर कार्बन परमाणु क्रमांक 6 है और कार्बन एक उदासीन परमाणु है तो इस अवस्था में उस पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब कार्बन के पास है 6 इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन पे होता है 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैं लिख रहा हूं यहां पर 6 + 1 × 4 यानी कि टोटल हो गया 6 + 4 = 10। यानी यहां इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है 10 है, यानी कि ये CH4 इनके साथ सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। NH4+ की हम बात करें, मैंने कल भी इसके बारे में बात की थी आपसे। नाइट्रोजन परमाणु क्रमांक होता है 7, तो 7 ही इलेक्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन पर होता है 1 × 4। फिर कहा गया था धनावेशित है तो इसे हटाएंगे, माइनस कर देंगे तो -1। तो क्या आया 7 + 4 - 1 यानी कि हो गया कितना 10 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी इसके लिए क्या हो जाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। अगर अगली बात करें H2O की, तो H2O में देखिए हाइड्रोजन के पास 1 होता है तो 1 × 2, ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 तो 2 + 8 यानी कि यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 10 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। तो ये भी क्या कहलाएगा सम इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स इन्हें अच्छे से याद रखें, सम इलेक्ट्रॉनिक में उदासीन परमाणु, उदासीन अणु, आयनित परमाणु या आयन, धनायन, ऋणायन यानी कि आयनिक यौगिक भी इसमें शामिल कर लिए जाते हैं। बस आपको क्या देखना है कि उनमें कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी रहनी चाहिए समान रहनी चाहिए। और भी कई एग्जाम्पल्स आप इसमें ले सकते हैं, जब आप इन्हें पढ़ें किताब से देखें तो बहुत से एग्जाम्पल इन्हें आप इनके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं। ये बात थी सम इलेक्ट्रॉनिक की। स्टूडेंट्स मैं आगे बात करता हूं इससे अगले पॉइंट को लेकर। अब लिखते हैं अगली हेडिंग इसके अंदर हम, जिसे हम कहते हैं आइसो डायफर। कुछ नाम आपको अलग सा लगेगा और इसकी हिंदी इंग्लिश देखिए यही है, आइसो डायफर इसे कहा जाता है। देखिए यहाँ अगर आप बात करते हैं थोड़ा सा अलग है औरों से, और हो सकता है औरों को आपने पढ़ा हो, इसके बारे में शायद पहली बार पढ़ रहे हो आप। तो आइसो डायफर कैसे कहते हैं आप, तो हम बोल सकते हैं, मैं पहले बोल देता हूँ फिर उसे लिख भी दूंगा यहाँ पर, वे प्रजातियाँ जिनमें न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों का अंतर समान रहता है। याद रखें उसे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का क्या होना चाहिए अंतर समान होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं आप आइसो डायफर कहते हैं। उसे आप क्या कहते हैं आइसो डायफर कहते हैं। तो मैं लिखता हूं देखिए यहां पर, वे प्रजातियां
जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अंतर समान पाया जाता है। क्या कहलाती हैं? आइसोडायफर कहलाती हैं। ध्यान रखिए, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अंतर क्या पाया जाना चाहिए? समान पाया जाना चाहिए, तभी उसे क्या कहेंगे आप? आइसोडायफर कहेंगे। और ये जो है मुख्य रूप से अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा बनते हैं। ये अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा बनते हैं। अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा ये बनते हैं। इसके उदाहरण जैसे हम लें, देखिए हम बात कर रहे हैं बाण में यूरेनियम 235। देखिए बेटा, आप लोगों ने यूरेनियम तत्व का नाम सुना जरूर होगा और हो सकता आवर्त सारणी में इसके परमाणु क्रमांक को भी देखा हो, पढ़ा हो। बिल्कुल, ये बाण में यूरेनियम 235 है। ये एक रेडियो एक्टिव तत्व है, रेडियो सक्रिय तत्व है, जिससे रेडिएशंस निकलती रहती हैं, तरंगें निकलती रहती हैं। यूरेनियम 235 का परमाणु भार है। अगर बात की जाए थोरियम, TH थोरियम होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है कितना? 90, और परमाणु भार होता है इसका 231। देखिए, थोरियम जो होता है वो 90 नंबर पे आता है, यूरेनियम 92 नंबर पर आता है। 235 और 231 इनकी बात करें। अब बात करते हैं इनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अंतर की। तो देखिए, प्रोटॉनों की बात की जाए तो इसमें प्रोटॉन मिलता है कितना? 92। इसमें कितने प्रोटॉन हैं? 92 हैं। और इसमें कितने हैं? 90, क्योंकि जितना परमाणु क्रमांक है उतने ही प्रोटॉन संख्या यहाँ आपको देखने को मिलती है। यहाँ न्यूट्रॉन कितने होंगे? आप कहेंगे कि 235 में से माइनस कर दें 92 को तो कितना आएगा? और यहाँ आप कहते हैं कि अगर आप माइनस कर दें 231 में से 90 को तो कितना आएगा? आप देख पा रहे हैं कि यहाँ कितना अंतर आपको देखने को मिल रहा है। प्रोटॉन कितने मिलेंगे इसमें? 92। यहाँ कितने हैं? 90। 235 में से आप माइनस कीजिए, कितना करेंगे? 92 कितना आएगा? 143। यहाँ हो जाएगा आपको 143 प्राप्त। और यहाँ कितना प्राप्त हो रहा है? 141 प्राप्त हो रहा है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पर दोनों का अंतर 141 यहाँ प्राप्त हो रहा है और 143 यहाँ आपको प्राप्त हो रहा है। ये तो हमें प्राप्त हुए हैं केवल क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन हमें मुख्य बात किसी करनी है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के अंतर की। यानी कि मैं आपसे कहूं कि यहाँ P-n कितना है, या मैं कह दूं आपसे n-p कितना है, तो आप कहेंगे 143 माइनस 92, यानी कि हो गया लगभग आपके पास 51। और यहाँ आप कहें कि कितना होगा n-p, तो 141 माइनस 90, यानी कि फिर से हो गया क्या? 51। तो आप कह पा रहे हैं, यहाँ आपको अच्छे से नज़र आ रही है ये चीज़ें कि ये दोनों संख्याएं समान हैं, यानी कि यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का अंतर कैसा है? समान है। ऐसी अवस्था में इसे क्या कहेंगे आप? आइसोडायफर कहेंगे। और मैं एक बार फिर से इसे रिपीट कर रहा हूँ, वे प्रजातियां जिनमें प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का अंतर समान पाया जाता है आइसोडायफर कहलाते हैं। ये अल्फा कण उत्सर्जन के द्वारा बनते हैं। और स्टूडेंट्स, ये वो एग्जाम्पल में जो आपको समझाया उसे आपको समझ में आया होगा और आप इनके नोट्स जरूर तैयार करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए बेटा इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।